बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट भी अभी आपके सामने रखता हूँ मैं। और एक सिफारिश की गई है कि सोशल मीडिया पर मईशत से मुताल्लिक मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की गई है। अब ये क्या है? एक्चुअली इम्पोर्टेड हुकूमत ये चाह रही है कि मईशत तो उनसे संभल नहीं रही, तो मईशत अगर नहीं संभल रही तो जो इस चीज़ को बेनकाब कर रहे हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। यानी हमें पकड़ेंगे तो क्या इनका पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? हमें पकड़ेंगे तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या हम लोगों को गिरफ्तार करने से या पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? हम बताते क्या हैं, यानी जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करनी है वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन से ये इंपोर्टेड हुकूमत भाग कैसे सकती है। यानी मईशत पर खबरें देने के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया यही है ना, यूट्यूब, फेसबुक, हम लोग वीलॉग करते हैं, आप इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं ये इंफॉर्मेशन दोबारा देने वाला हूं और बहुत जल्दी से आपको देने वाला हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्होंने किया क्या है। और फिर अगर गिरफ्तार करने का मूड है तो साल का पहला दिन है, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। आलमी मंडी में पेट्रोल 40% तक सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में सस्ता नहीं किया इंपोर्टेड सरकार ने। यानी डॉलर की कीमत को जबरदस्ती इसहाक डार साहब ने दबा कर रखने का जो फैसला किया उसके नुकसान में पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, ये हम बता रहे हैं। मगर इस पर बजाय इसके कि कंट्रोल किया जाए, अब वो गिरफ्तारियों का सोच रहे हैं। मतलब ये है कि बिजली 2 गुना और बाज़ जगहों पे 3 गुना महंगी कर दी है, रोटी 10 रुपए की जगह 25 रुपए की कर दी है। और कपड़े बेचने की बात की थी शहबाज शरीफ ने, अवाम के कपड़े उन्होंने बिकवा दिए हैं, अवाम की जायदादें उन्होंने बिकवा दी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने मैं आटा सस्ता करूंगा, रोटी सस्ती करूंगा, वो 10 रुपए वाली रोटी जो है वो 25 रुपए की कर दी है। गैस की कीमतें इन्होंने दुगनी कर दी हैं। आटा जो 55 रुपए किलो मिलता था वो अब 125 से 130 रुपए किलो में ये हुकूमत बेच रही है। महंगाई 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ चीजों की ज्यादा चीजें जो हैं वो 3 गुना तक महंगी हो चुकी हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर से 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा चंद महीनों के अंदर उन्होंने गायब कर दिया है और नए कर्जों का भी नहीं पता कि वो पैसा कहां गया है। एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की रिकॉर्ड कमी हुई है, फॉरेन रेमिटेंसेस में कमी हो रही है, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं और पोर्ट्स के ऊपर इस वक्त कंटेनर्स किसके पड़े हुए हैं? अदरक, लहसुन और प्याज के। और उनको छुड़वाने की औकात इस हुकूमत की नहीं है, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमी के ऊपर बात करने और इकोनॉमी के हवाले से खबरें देने वालों को गिरफ्तार करेंगे। IMF इनको नाअहल समझता है। आलमी इदारे लगातार पाकिस्तान की रेटिंग्स को गिराते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगातार बंद हो रही है। 2 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद कोई पता नहीं कहां गई, सारी ऐसा लगता है खाली है। और काबीना का साइज जो है वो लगभग 80 बंदों तक पहुंच गया है। वहां इन चीजों पर अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको पकड़ेंगे। यानी मईशत का पट्टा बिठाने के ऊपर कोई पर्चा नहीं होगा, मईशत को बर्बाद करने पे कोई पर्चा नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर मईशत से मुताल्लिक खबर देने या मुहिम चलाने वालों पर हाथ डालने की सिफारिश की जा रही है। मुहिम क्या चल रही है? हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत ने डबो दिया सब कुछ, बर्बाद कर दिया सब कुछ। जो पाकिस्तान अच्छा खासा चल रहा था उसके पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा। तो गिरफ्तार करना तो कीजिए जनाब, आपके बाप का मुल्क है, जो आपका दिल करेगा वो आप करेंगे और जिसको दिल करेगा उसको उठा लेंगे। जो उनसी आवाज आपके खिलाफ होगी उसको कुचल देंगे, उसको बंद कर देंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा। नया साल बहुत मुबारक हो, ये शौक पूरा करना है तो ये भी कर लें। जाते जाते 2 खबरें और दे देता हूं मईशत पे। रवा माली साल, ये जो साल शुरू हो रहा है, इसके बारे में जो एक रिपोर्ट आई है वजारत खजाना और मुल्क को जो मईशत को दरपेश संगीन सूरत हाल के हवाले से खबरदार करते हुए वजारत खजाना ने यह रिपोर्ट दी है और पेश गोई की है कि रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 21 से 23% के दरमियान बरकरार रहेगी। 11%, 12%, 13% की महंगाई बहुत ज्यादा थी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सिंगल डिजिट में भी गई थी, 10% से कम। लेकिन अब जो है 21 से 23% पूरा साल रहेगी और भिकारी मीडिया आपको कोई खबर नहीं देगा इसके बारे में। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि वजारत खजाना ने खुद एतराफ किया है कि महंगाई जो रवा माली साल है इसके दौरान 21 से 23% के दरमियान बरकरार रहेगी।
اس سے ज्यादा भी हो सकती है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा ये अब हुआ है। यानी हर हफ्ते के एंड पे हम आपको ये रिपोर्ट देते हैं, हफ्ते वाले दिन इदारा शुमारियात जो रिपोर्ट एक जारी करती है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि खाने पीने की जो अशिया उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा, और दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते में हफ्तावार महंगाई की शरह में 29.30% इजाफा हुआ है। यानी इनमें जो चीजें बहुत महंगी हुई हैं उनमें आटा सबसे सरे फहरिस्त है, और उसके बाद जो है वो प्याज की कीमत बढ़ी है, दीगर जो चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ी है, खाने पीने की चीजें जो है उनकी कीमत में ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं। जबकि लगातार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही थी तो इस हुकूमत ने उसके ऊपर कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया, लेकिन अब कुछ थोड़ी सी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है पेट्रोलियम मसनूआत की, तो कौम पे एहसान चढ़ाया जा रहा है कि हम नहीं बढ़ा रहे जी, 15 जनवरी तक ये कीमतें यकसा रहेंगी। देखिए ये आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि IMF के साथ जो मुआहदे किए हैं पाकिस्तान ने, पाकिस्तान उन मुआहदों को पूरा करेगा तो डिफॉल्ट से बचेगा, और उनकी मुश्किल शराइत को मानेगा तो डिफॉल्ट से बचेगा। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। लोग आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है इस इंपोर्टेड हुकूमत पे। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि लगातार चीजों की कीमतें कम की जा सकें या उनको रोक कर रखा जा सके? मामला दो चीजें इकट्ठी हो गई। एक तो नाअहली है कि, और एक बुज़दिली भी है कि जिस वक्त पाकिस्तान रशिया से सौदेबाजी कर रहा था, चीजें आगे बढ़ रही थी, तो उस वक्त रिजीम चेंज कर दिया गया, तो ये एक तरह की बुज़दिली भी थी। और फिर इंपोर्टेड हुकूमत ने किसी तरह राब्ता भी नहीं किया इन ममालिक से जहां से फायदा हो सकता था, ये भी बुज़दिली थी। दूसरा नाअहली ये थी कि इनको चीजों की समझ ही नहीं है। यानी इसहाक डार जैसे बंदे को लेकर है जो मईशतदार नहीं है, जो सिर्फ अकाउंटेंट है, और उन्होंने आकर जो बेड़ा गर्क किया, और उससे पहले जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो इन चीजों की, और पब्लिक का एतमाद भी नहीं है, जो सबसे बड़ी वजह है। लोगों को इस गवर्नमेंट पे एतबार ही नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से लोग पैसा निकालने को तैयार नहीं है। एक साइकिल भी रुका हुआ है इकोनॉमी का। तो ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर बड़े बड़े प्लांट्स पाकिस्तान में बंद हो रहे हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो चुकी है, और मुर्गी का गोश्त आपको अभी थोड़े दिनों में पता चलेगा। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, आपको थोड़े दिनों में पता चलेगा। जब रमजानुल मुबारक आएगा तब आपको समझ आएगी कि ये क्या हुआ पाकिस्तानियों के साथ और किस तरह चीजें महंगी हो गई हैं। यानी फीड इंडस्ट्रीज तक बंद हो गई हैं। इंपोर्ट किया जाता है इसका कुछ सामान, वही नहीं आने दे रहे। रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है उसको नहीं आने दे रहे। तो ये हालत की है जी इन्होंने इसकी। आर्मी चीफ ने क्या कहा ये जरा जरूरी है, जरा उसके बारे में आप देख ले। आर्मी चीफ गए जी कराची, और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 118वीं मिडशिपमैन और 26वें शॉर्ट सर्विस कमीशन की कमीशनिंग परेड में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब मेहमान खुसूसी थे। जहां पाकिस्तान नेवल एकेडमी पहुंचने पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ उन्होंने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने वहां पे खिताब भी किया। लेकिन जो चीज मेनली रिपोर्ट की गई है, जो हेडलाइन है इसकी, वो ये है कि मईशत और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है, ये आर्मी चीफ ने कहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, कौमी इत्तफाक राय चाहिए, लेकिन जनरल बाजवा साहब ने इसका मतलब गलत ले लिया था। उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने चोर डाकू हैं, उन सबको, मैं चोर डाकू इसलिए कह रहा हूं कि उनके ऊपर बड़े संगीन नौयत के इल्जामात रहे हैं। मुल्क को इन्होंने ही लूटा ना, और किसने लूटा है? अगर इन्होंने सबने नहीं लूटा तो फिर मुल्क को लूटा किसने? फिर पैसा गया किधर सारा? भाई उन्होंने ही लूटा ना, जो मुल्क को चला रहे हैं इतने लंबे अरसे से। तो इस तरह के लोगों को जो माफियाज की तरह काम करते थे, जिनके ऊपर संगीन नौयत के मुकदमात थे, उनको NRO देकर इकट्ठा जब किया गया ना, तो उससे कौमी इत्तफाक राय पैदा होने की बजाय कौमी शराजा बिखर गया। कौम जो है वो गुस्से में आ गई। कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा इंतखाबात से। जनरल आसिम मुनीर ठीक कह रहे हैं आर्मी चीफ कि कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए, तो आपको पता क्या चलेगा या कैसे पता चलेगा कि कौम का किस बात पे इत्तफाक है? यानी आप फजलुर रहमान को, शहबाज शरीफ को और बिलावल को इकट्ठा करके कहेंगे कि ये कौमी इत्तफाक राय है, तो ये नहीं होगा। माजी में ये कोशिश की गई है जो गलत थी। मैं कोई मतलब नहीं बना रहा जनरल आसिम मुनीर साहब की बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब से पहले ये सोचा गया कि इन सारों को इकट्ठा कर लो, ये कौमी इत्तफाक राय है, इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको कौम में शायद शामिल ही नहीं करते थे, उसको बाहर निकाल दिया इमरान खान को।
बाकी सारी इकट्ठी करके कौमी इत्तफाक राय पैदा कर दिया। ऐसा कौमी इत्तफाक राय पैदा कर दिया कि पूरी कौम एक तरफ और ये चंद लोग एक तरफ, और इन्होंने पाकिस्तान का पट्टा बिठा दिया। आर्मी चीफ की बात बहुत अच्छी है, अगर कौमी इत्तफाक राय पैदा करना है तो पहले यह पता किया जाए कि कौम का इत्तफाक किस बात पे है और कौम किसको हुकूमत में देखना चाहती है। कौमी इत्तफाक राय का पता करने के लिए या तो आप रेफरेंडम कराते हैं, लोगों की आप राय लेते हैं, एक राय के ऊपर इत्तफाक पैदा होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएं ताकि पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करे, कौम ये फैसला करे कि उनका किस बात के ऊपर इत्तफाक है और किन लोगों के ऊपर उनका इत्तफाक है। जिन लोगों पे उनका इत्तफाक है उन लोगों को वो असेंबली में पहुंचाएं, उसी बुनियाद के ऊपर हुकूमत बने, उसी बुनियाद के ऊपर अपोजिशन बने, उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो सारे अपना अपना काम करें, और इस तरह पाकिस्तान मसाइल की दलदल से बाहर निकल सकता है। आर्मी चीफ की बात ठीक है, लेकिन इसके दो मतलब होते हैं। एक कौमी इत्तफाक राय ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा करके बैठा दो जैसे पहले बैठाया हुआ है, और वो आपस में इत्तफाक राय से मुल्क चलाएं, तो वो चला रहे हैं मुल्क को और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक इत्तफाक राय ये है कि पूरी कौम को मौका दिया जाए और देखा जाए कि पूरी कौम का इत्तफाक किस बात के ऊपर है, और जो कौम फैसला करे उसके सामने सब लोग अपना सर झुकाएं, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे वो वजीर आजम है, चाहे वो निगरान वजीर आजम, कोई भी पाकिस्तान का कोई भी ताकतवर से ताकतवर आदमी है, उनको कौमी इत्तफाक राय के सामने सरदगू होना चाहिए। इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और गुज़िश्ता साल का उनका आखिरी स्टेटमेंट है, और अब 2023 में इमरान खान साहब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। ये इलेक्शन का साल है, इसमें इमरान खान साहब ने टिकट बांटने हैं जो एक सबसे क्रूशल मरहला होगा, और उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। ये तो बात ठीक है इमरान खान की। सिंध में अगली हुकूमत हमारी होगी, और हो भी सकती है सिंध की जो हालत कर दी आसिफ अली जरदारी ने, अगर अगले 2-3 महीने में वहां इलेक्शन हो गया तो सिंध के लोग तो आसिफ अली जरदारी को वोट नहीं डालेंगे। डब्बे भर भर के अगर आसिफ अली जरदारी लाएंगे तो शायद उनके लोग जीत जाएं, अदरवाइज सिंध के लोग वोट डालने वाले आसिफ अली जरदारी को नहीं है। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें कि वहां पे धांधली के बगैर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले 2-3 महीने में अगर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से इंतखाबात नहीं जीत सकेगी। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, 2023 जो है वो तरक्की का और खुशहाली का साल है, जबकि उन्हीं की पार्टी के एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2023 जो है वो मजीद मुश्किलात का साल है। तो आपस में उनका कंसेंसस नहीं हो पा रहा कि किस चीज का साल है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि 2023 जो है वो इंतखाबात का साल है, और इस साल में इंतखाबात होंगे। पाकिस्तानी अब बदला लेंगे हर उस चीज का जो पाकिस्तान के साथ की गई है। धोखा जो पाकिस्तानियों को दिया गया उसका बदला लेंगे, लोगों को जो मुसल्लत किया गया उसका बदला लेंगे, पाकिस्तानियों के ऊपर जो आंसू गैस फेंकी गई उसका बदला लेंगे, पाकिस्तानियों के साथ जितना जुल्म और सितम हुआ उसका बदला लेंगे, जितनी तकालीफ दी गई उसका बदला लेंगे, जितनी महंगाई इन पे मुसल्लत की गई, मईशत को तबाह किया गया, पाकिस्तान को नुकसान दिया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म किया गया, जो कुछ इस पाकिस्तान के साथ किया गया और पाकिस्तानियों के साथ किया गया, उन तमाम चीजों का, इवन दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आ गई, उन तमाम चीजों का पाकिस्तानी बदला लेंगे इस साल बैलेट बॉक्स के अंदर। क्योंकि सबसे बेहतर बदला जो होता है वो वही होता है कि जब आप जमहूरी तरीके से वोट डालकर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। तो ये पाकिस्तानियों को मौका 2023 में मिलेगा, और इस मौके से पाकिस्तानी इस साल फायदा उठाएंगे। और मुझे ऐसा बड़ी फीलिंग्स हैं कि जिस तरह के नतायज आ रहे हैं, जिस तरह सब लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन सब लोगों की इलेक्शन में बड़ी दुर्गत बनने वाली है। एस्टेब्लिशमेंट चाहे पूरा जोर लगा ले, सहूलतकार चाहे साथ मिलकर खड़े हो जाएं, जिस तरह की मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंसेस बना लिए जाएं, अब लोग नहीं छोड़ेंगे। ये साल लोगों का फैसला करने का साल है। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद वाला मामला हुआ था उस पर कुछ अपडेट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है, और ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज ऐवान ने दायर की है, क्योंकि इससे पहले भी उनकी दरखास्त थी जिसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया था। अब इस पर क्या कार्रवाई होती है वो तो बाद में देखते हैं, लेकिन इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों पर पीर को भी समाअत नहीं होगी। यानी अब ये समाअत तो फौरी तौर पे होनी चाहिए, और हुकूमत ने चैलेंज किया सिंगल बेंच का फैसला और उस पर अमल दरामद नहीं किया पहले ही, जबकि पीटीआई ये कह रही है कि जी इन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। तो ताम दोनों ही अपीलों को पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। किया भी जा सकता था लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हालत आप देख लें कि 2021 में इनका 2.5 अरब रुपए बजट था,
2022 में 5 अरब रुपए बजट था और इस साल दिसंबर में इनको 15 अरब रुपए इजाफी जो है वो इनके लिए मुख्तस किए गए ताकि ये इलेक्शन करवा सकें। और वही जो एक काम इन्होंने करना होता है वो ये नहीं करवा पा रहे, लगातार उससे भागते चले जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील का फैसला हतमी है। एतमाद का वोट लेने की तैयारियां आखिरी मरहले में है। इस मरहले के बाद अदालत में दी गई अंडरटेकिंग वापस ली जाएगी और असेंबलियां तहलील होंगी। पीडीएम को चाहिए अवाम के पास जाए और असेंबलियां तोड़ने में टेक्निकल रुकावटें ना खड़ी करे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज।